बहनों भाइयों, हम करोड़ों करोड़ों की संख्या में व्यापारियों को बेरोजगार नहीं होने देंगे। एफडीआई रिटेल ट्रेड के कारण हम अपने हिंदुस्तान के करोड़ों की संख्या में किसानों को लूटने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। और सचमुच भारत में धन की कमी नहीं है, भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन की कमी नहीं है, भारत में प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसे एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए, इसका दोहन होना चाहिए देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, वो इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। याद दिलाना चाहता हूं आपको, एनडीए की सरकार थी, यही हमारा भारत अंतरराष्ट्रीय जगत में आईटी हब के रूप में जाना जाता था। और इतना ही नहीं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए भी हमारा यह हिंदुस्तान सारे विश्व में जाना जाने लगा था। लेकिन आज यदि हमारा देश सारे विश्व में जाना जाता है तो केवल इस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण जाना जाता है। इतना बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। बहनों भाइयों, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी ने इस सरकार की साख और विश्वसनीयता को तार तार कर दिया है। और साथ ही हेलीकॉप्टर स्कैम भी एक नया स्कैम आ गया। जब इतने स्कैम पहले 2G, CWG और क्या क्या इतने स्कैम हो चुके थे, हम लोगों ने सोचा कि अब शायद ये सरकार सचेत हो गई होगी, अब कोई स्कैम और कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। तब तक हेलीकॉप्टर स्कैम भी आ गया। जब मैं सोचता हूं, क्या आकाश पाताल और नभ, ये धरती, कोई ऐसी जगह है जहां पर कि सरकार ने भ्रष्टाचार न किया हो? कालगेट तो पाताल का है, पाताल का भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर आसमान का भ्रष्टाचार, और धरती पर जो हुआ है CWG आदर्श सोसाइटी घोटाला, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कभी कभी इस करप्शन की हालत इस सरकार को देखकर मुझे लगता है कि अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देते हुए कहा था, डेमोक्रेसी बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल। तो मुझे लगता है उसी तर्ज पर हम ये कह सकते हैं, दिस गवर्नमेंट इज बाय द करप्शन, ऑफ द करप्शन एंड फॉर द करप्शन। लेकिन हम आश्वस्त हैं बहनों भाइयों। आप ये सोचते होंगे कि यह करप्शन का सिलसिला चलता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम के आधार पर इसे कैसे रोक पाएगी। हम रोकेंगे, वैसे हमें विश्वास भी है। आपने देखा होगा कुछ नाम की जो का पहला अक्षर होता है, नाम राशियों का भी एक अपना महत्व होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आपने अतीत में जाइए तो आपने देखा होगा राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, और कृष्ण ने कंस को मारा, ओबामा ने ओसामा को मारा, और यह करप्शन कांग्रेस को मारेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। निश्चित रूप से इस कांग्रेस को जाना ही जाना है। और सच्चाई है कि यदि यह भ्रष्टाचार न हुआ होता तो आज भारत विश्व की महाशक्ति बन चुका होता। चीन को ध्यान में रखकर ही हमें अपनी इकोनॉमी की ओर ध्यान देना चाहिए, यह मेरा आग्रह है। क्योंकि एक आर्थिक महाशक्ति अब चीन भी धीरे धीरे तेजी के साथ बनता जा रहा है। चीन के जीडीपी इस समय $8.5 ट्रिलियन है, जबकि भारत जो उसका पड़ोसी देश है, थोड़ी ही हमारी जनसंख्या उनसे कम है, तो हमारा जो है जीडीपी वो $1.8 ट्रिलियन केवल है। इसलिए अपने देश की इकोनॉमी को कैसे हमको मजबूत बनाना है, हमारी नजर चाइना की तरफ भी होनी चाहिए, यह मेरा आग्रह है। सारी भ्रष्टाचार के दास्तां की यदि मैं चर्चा करूंगा तो पूरा दिन भर का भाषण केवल भ्रष्टाचार पर होगा। लेकिन सब तो सब, गांव गरीब और किसान को भी इस सरकार ने नहीं बख्शा है। किसानों की कर्ज माफी के बारे में फैसला इस सरकार ने किया, पिछले बजट में उसका प्रोविजन भी किया। कहा कि 70,000 करोड़ रुपया मुहैया कराए जा रहे हैं हिंदुस्तान के किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए। सीएजी ने जो परफॉर्मेंस ऑडिट की है, सीएजी ने लगभग 90,000 किसानों के अकाउंट की परफॉर्मेंस ऑडिट की है, और सीएजी ने यह कहा है कि यह कर्ज माफी में भी इस सरकार ने घोटाला किया है। गांव गरीब और किसानों के साथ भी इस सरकार ने घोटाला किया है। बहनों भाइयों, मैं इस सरकार से मांग करना चाहता हूं, जो भी सीएजी की रिपोर्ट है लोन वेवर के परफॉर्मेंस ऑडिट की, वह जल्दी से जल्दी संसद के पटल पर रखी जानी चाहिए और इसकी सीबीआई के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए, यह मैं मांग करना चाहता हूं। और साथ ही गरीब और किसान की जब मैं चर्चा करता हूं बहनों भाइयों, तो उनके हालात पर बहुत विस्तार में जाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं।
क्योंकि उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। किसानों और गरीबों की हालत तो बदतर हो रही है, कृषि क्षेत्र की हालत तो बदतर हो रही है। एक सबसे बड़ा संकट जो पैदा इस देश में हो रहा है वह इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का, जिसे इनकम डिस्पैरिटी भी लोग कहते हैं। आय की विषमता, आमदनी की विषमता, अमीर और गरीब के बीच की खाई तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स एक मैगजीन है, अमेरिका की बड़ी मानी जानी मैगजीन है, उसने 5 मई 12 को लिखा है, नेवर माइंड यूरोप, वरी अबाउट इंडिया। यूरोप की चिंता मत करो, भारत के बारे में सोचो। और उस मैगजीन ने लिखा है, व्हाट इज डिस्टर्बिंग इज दैट मच ऑफ द डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ग्रेटेस्ट बर्डन फॉलिंग ऑन पुअर। माने जीडीपी की जो ग्रोथ रेट हो रही है कितनी अनइवनली, माने एकदम बिल्कुल उसके वितरण में भी जो कुछ भी हो रहा है भारत में, उसके कारण सर्वाधिक बोझ यदि किसी के ऊपर पड़ रहा है तो गरीबों के ऊपर पड़ रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ यूरोजोन इज पिटेंस बाय कंपैरिजन, यानी यूरो जोन की, यूरोपियन कंट्रीज की जो समस्या है वो भारत की समस्या के आगे तो कुछ नहीं है। यह वहां की न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मैगजीन ने लिखा है। भारत में अमीर और गरीब के बीच खाई, बहनों भाइयों, बढ़ती जा रही है। यह अमेरिका की मैगजीन न्यूयॉर्क टाइम्स को दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे हिंदुस्तान में, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को यह इनकम डिस्पैरिटी, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई, यह दिखाई नहीं दे रही है। सचमुच कितनी संवेदन शून्य यह सरकार हो गई है। कहती है कि 32 रुपया शहरों में जो कमा रहे हैं वह गरीब हैं। वह गरीब नहीं है। 26 रुपया जो गांव में कमा रहे हैं वह गरीब नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, गरीबों की गरीबी को देखना है तो आंकड़ों में गरीबों के गरीबी के दर्द को मत देखो। गरीबों के गरीबी को दर्द को देखना है तो गरीबों की आंखों में झांक कर देखो कि गरीबी का दर्द क्या होता है। गरीबों की गरीबी के दर्द को आंकड़ों में देखने की कोशिश मत करो। किसान आत्महत्या कर रहा है, हर महीने 70 आत्महत्याएं हो रही हैं। आंध्र प्रदेश का किसान किडनी बेचने को मजबूर हो गया है, क्रॉप हॉलीडे की घोषणा कर रहा है कि हम फसल नहीं बोएंगे क्योंकि फसल बोने से हमको कोई लाभ नहीं होता है। यह हालत है। भारत सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए, बहनों भाइयों, मैंने एक स्कीम बनाई थी ताकि हर किसान की एक निश्चित आय, एक निश्चित इनकम या इंश्योर की जा सके। वह फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, आपके द्वारा इसकी सराहना की जा चुकी है, इसलिए सरकार इसे लागू करे। 40% से अधिक 13 से लेकर 35 वर्ष की आबादी इस समय है हमारे देश की। लेकिन मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि यह जो 13 से लेकर 35 वर्ष तक की यह जो नौजवानों की आबादी हमारे देश में है, उसमें 75% गांव में रहते हैं। इस देश में यदि हम बेरोजगारी के संकट से भी यदि निजात पाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कृषि क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हमारा संकल्प है, केंद्र में सत्ता मिलेगी बहनों भाइयों, तो भारत को हम केवल विश्व की बौद्धिक राजधानी, यानी केवल इंटेलेक्चुअल कैपिटल ही भारत को विश्व का नहीं बनाएंगे, बल्कि बौद्धिक राजधानी के साथ साथ भारत को विश्व की कृषि राजधानी भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कृषि क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान देगी। क्रेडिट पॉलिसी में जो चेंज करना होगा हम चेंज करेंगे। नॉमिनल रेट पर हम कर्ज मुहैया कराएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी मुख्यमंत्रियों को। कहीं पर 0% ब्याज दर पर कर्ज किसानों को मुहैया कराया जा रहा है, कहीं पर 1% ब्याज दर पर किसानों को कर्ज मुहैया कराया जा रहा है। मैं आगे इन सब सारी बातों की बहनों भाइयों विस्तार में जाकर चर्चा करूंगा। और यह भी मैं देश के किसानों को आज इस राष्ट्रीय परिषद सम्मेलन के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जैव खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देगी। जीएम टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के कारण जो संकट पैदा हो रहा है, हिंदुस्तान के किसानों को जेनेटिकली मॉडिफाइड इस टेक्नोलॉजी से निजात दिलाने का काम यदि कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। मैं किसानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं। महिला और युवा कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। महिलाओं की मान सम्मान
और स्वाभिमान की सुरक्षा की गारंटी हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी दे सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। युवा कल्याण, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। रोजगार के नए अवसर सृजित होने चाहिए। यह सरकार अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में इस रोजगार की समस्या को लेकर जो प्रभावी पहल होनी चाहिए वह नहीं कर पाई। हम शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन करेंगे, ऐसी व्यवस्था जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। नैतिक मूल्यों का तेजी के साथ क्षरण हो रहा है। बहनों भाइयों, इन सब सारे विषयों के अतिरिक्त एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में शरणार्थियों की। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। संकट गहरा होता जा रहा है। उस संकट से भी हमको इस देश को निजात दिलाना होगा और मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, आप शरणार्थी और घुसपैठिए इन दोनों के बीच के अंतर को समझिए। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना होगा और जो शरणार्थी हैं उन शरणार्थियों के संबंध में एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जो शरणार्थी हैं हम उनकी निश्चित रूप से यहां पर चिंता करेंगे यदि हमारी सरकार आती है। कश्मीर घाटी बहुत एक संवेदनशील क्षेत्र है। उस कश्मीर घाटी की तरफ भी आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरपंचों की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र को आतंकवादियों के द्वारा चुनौती दी जा रही है। सरकार को मैं पत्र भी लिख चुका हूं, संसद में भी मामला उठ चुका है। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरपंचों का कहना है बड़ी संख्या में सरपंच मारे जा चुके हैं। जो सरपंच इस समय हैं उन्होंने कहा यदि हमको सुरक्षा नहीं दी गई तो हम भी अपने सरपंच इस पद से जो है त्याग पत्र दे देंगे। बड़ी संख्या में सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं, तुरंत सरपंचों को कश्मीर वैली में सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। आतंकवादी हमारे देश के लोकतंत्र को भी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर में कुल 124 सीटें हैं। आप जानते हैं 24 सीटों पर 111 सीटें हैं। कुल 111 जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटें हैं। 111 विधानसभा में 24 पर कोई चुनाव नहीं होता। 1988 में जब फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार थी तो उस समय एक जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन हुआ था कि यह 24 सीटें जो है 111 में 24 सीटें वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग रहते हैं तो वह जब भारत का हिस्सा बन जाएगा तो वहां के लोगों के द्वारा भरी जाएंगी। आज तक 111 में वह 24 सीटें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में खाली पड़ी हुई। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जब तक पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन जाता है तब तक पाक अधिकृत कश्मीर अथवा पाकिस्तान से जो आए हुए हमारे शरणार्थी हैं उनको जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर नॉमिनेट किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनको भी नॉमिनेट किया जाना चाहिए। यह भी मैं मांग करना चाहता हूं। एक राज्य आंध्र प्रदेश है, उसे आप सभी परिचित। अपने ही देश में जैसे लगता है कि शरणार्थी की जिंदगी हमारे कश्मीरी पंडित भी जी रहे होंगे, हम सबके लिए गहरी चिंता का विषय है। बहनों भाइयों, आंध्र प्रदेश में एक तेलंगाना आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, इसकी जानकारी आप सबको होगी। बहनों भाइयों, जाकर तेलंगाना के बहनों भाइयों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वस्त कर दो, यह सरकार यदि तेलंगाना राज्य नहीं बनाती है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी, चुटकी बजाते हुए हम तेलंगाना राज्य का निर्माण करेंगे। राम सेतु बहनों भाइयों, हमारी भारतीय संस्कृति की अस्मिता, पहचान और गौरव का मुद्दा है। क्या हो रहा है राम सेतु के साथ? कोर्ट ने आदेश किया, पचौरी कमेटी बनी, पचौरी कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी कि यदि राम सेतु तोड़ा गया तो सुनामी का खतरा पैदा हो जाएगा।